आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के बाद आप प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सी लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट आउटपुट कुछ इस तरीके से है। हमने यूजर से दो वैल्यूज ली और हमने उन दोनों वैल्यूज का यूज करके हमने यूजर को बताया कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंटेज का हुआ और लॉस हुआ तो कितने परसेंटेज का हुआ। अब इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए कि यूजर ने एक मोबाइल खरीदा जो कि उसको 8,750 रुपए का पड़ा। अब जिस प्राइस पे यूजर ने उस मोबाइल को खरीदा है उस प्राइस को हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। अब मान लीजिए यूजर ने उस मोबाइल को कुछ दिन यूज किया और यूज करने के बाद उसे उस मोबाइल से जो उम्मीदें थी उसकी पूरी नहीं हुई। तो अब उसने सोचा कि इस मोबाइल का क्या किया जाए। तो उसकी सेलिंग स्किल अच्छी थी तो उसने अपने किसी दोस्त को कन्विंस कर लिया उस मोबाइल को 9,500 रुपए में खरीदने के लिए। तो अब ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा ये हमें इस प्रॉब्लम में बताना है। तो हमें एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें यूज़र कंप्यूटर को अपना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे और यूज़र को हमारा कंप्यूटर बताए कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंटेज का हुआ और लॉस हुआ तो कितने परसेंटेज का हुआ। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस प्रॉब्लम को पहले खुद से सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। जब आपको इस प्रॉब्लम को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए और देखिए कि मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इवन अगर इस प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली सॉल्व कर भी लेते हैं तो भी आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ताकि शायद आपको कुछ इस वीडियो में ऐसा कुछ नया मिल जाए जो आपने अभी तक ना सोचा हो। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉजिक क्या लगेगा। तो हम पहले उस लॉजिक को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूजर द्वारा एंटर की गई दो वैल्यूज हैं, जिसमें से पहली वैल्यू है कॉस्ट प्राइस और दूसरी वैल्यू है सेलिंग प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में टोटल 3 रिलेशन बन सकते हैं। पहला रिलेशन हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस जो हो सेलिंग प्राइस से बड़ा हो। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि यूजर को लॉस हुआ है, क्योंकि उसने कोई सामान ज़्यादा रेट में खरीदा और कम रेट में बेचा तो उसको लॉस हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, तो इस केस में यूज़र को प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने कम रेट में खरीदा और ज़्यादा रेट में बेचा। इसके अलावा एक ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू बराबर होंगी, तो ऐसे केस में यूज़र को ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखिए जब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे 3 भाग में बांट लीजिए, जिसमें से पहला पार्ट है यही वाला कि बस आप पहले पार्ट में ये इम्प्लीमेंट कर दीजिए कि यूजर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब आप इतना करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ेगा। इसके बाद आप क्या करिए कि जब आप इतना इम्प्लीमेंट कर ले, इसके बाद आप अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और ये बताएं कि यूजर को अगर लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ, यूजर को अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ, और अगर प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ तो उसमें तो फिर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ तो यूजर जहां था वहीं पे है। तो आप सेकेंड स्टेज में अपने जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो आपने कोड लिखा है, उसको आप इस स्टेज पे ले जाइए। जब आप इस चीज को भी इम्प्लीमेंट कर लें, आप ये बता दें कि कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ, उसके बाद में आप अपने प्रॉब्लम को तीसरे स्टेज में ले जाएं, जिसमें आपको कैलकुलेट करना हो कि लॉस हुआ तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, और लॉस नहीं प्रॉफिट हुआ तो फिर वो तो जीरो है ही, है ना, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को या किसी भी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम सी लैंग्वेज में बड़ी नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि सारी प्रॉब्लम ही बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। तो चलिए हम अपने कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं और हम सबसे पहले
सिर्फ इतना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में जब हम इतना इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। अब अगर आप मेरे पुराने वीडियोस आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन लिखते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर जो पहली लाइन होती है वो होती है वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन। तो दो वेरिएबल जो हम डेफिनेटली यूज करेंगे इस प्रोग्राम में वो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसके अलावा क्या वेरिएबल यूज करेंगे फिलहाल मुझे नहीं याद आ रहा है, और हो सकता है कि आपको भी याद ना आए, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो वेरिएबल अभी लग रहा है कि ये वेरिएबल यूज होंगे आप उन वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर लीजिए, आप प्रोग्राम बनाना शुरू करिए। धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा कि और वेरिएबल की जरूरत है या नहीं है। जब आप सी प्रोग्राम लिखें तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम वेरिएबल्स में सी प्रोग्राम लिखें, उससे आपका जो प्रोग्राम होगा वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। देखिए तो दो वेरिएबल हमने दो वेरिएबल लिया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नाम का। दोनों ही वेरिएबल हम फ्लोट टाइप का मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है और परसेंटेज जो है फ्लोट में होगा। तो अगर हम इंटीजर मान लेंगे अभी तो हमें बाद में टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम पहले इसको फ्लोट मान ले ताकि हमारा काम जो है आसान रहे। अब जब हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो हम यूजर को मैसेज दें, और यूजर से हम क्या मांगे, हम यूजर से मांगे कि प्लीज एंटर द कॉस्ट प्राइस। हम यूजर से हम क्या बोल रहे हैं कि प्लीज एंटर द कॉस्ट प्राइस। अब जब यूजर को हमने मैसेज दिया है कॉस्ट प्राइस एंटर करने के लिए तो हम इस स्कैनफ यूज करेंगे। स्कैनफ में हम क्या करेंगे, यूजर ने जो कॉस्ट प्राइस हमको दिया है उसको हम सीपी नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज एफ यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो फ्लोट टाइप का है। इसी तरीके से हम सेलिंग प्राइस के लिए भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यूजर से बोलेंगे कि प्लीज इंटर द सेलिंग प्राइस। हम यूजर से बोलेंगे प्लीज इंटर द सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में आपने सामान को बेचा है। और यहाँ पे जो यूजर सेलिंग प्राइस देगा हम उसको एसपी नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे। तो ये हो गया हमारा इनपुट वाला काम खत्म हो गया। अब हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं। प्रोसेसिंग में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा है क्या सेलिंग प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से बड़ा है, ठीक है, अगर ये कंडीशन सही होती है तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से बड़ा है। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे, ये लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है। हम यहाँ स्लैशन लगा देते हैं। उसी तरीके से एलसीफ, मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से छोटा है, तो हमें क्या हुआ है, तो हमें फिर प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या कर देंगे, प्रॉफिट। अगर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से बड़ा नहीं है और कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से छोटा भी नहीं है, तो फिर हमें क्या हुआ है, हमें ना ही प्रॉफिट हुआ है, हमें ना ही लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाके हम लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, हमें ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो ये इतना प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टेज 2 में अपने जा सकते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ कोई भी अमाउंट लिया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मैंने एंटर किया, मैंने सेलिंग प्राइस एंटर किया। अब देखिए क्या आ गया, लॉस। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। तो आपने कोई सामान जो है 300 में खरीदा, 200 में बेचा, तो आपको लॉस हुआ डेफिनेटली, ठीक है। अब हमारा अगला जो काम है, हमने क्या बोला था कि पहला स्टेज हमारा पूरा हो गया। हमने बस ये पता करने के लिए प्रोग्राम लिख लिया कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब हमारा अगला काम है कि लॉस हुआ तो कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जहाँ पे हमें लॉस हुआ बस हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कितने का लॉस हुआ। तो कितने का लॉस हुआ तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर अमाउंट बताने के लिए, ठीक है। ये परसेंटेज हमने क्यों लगाया, क्योंकि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो वो वेरिएबल होगा, क्योंकि यूजर के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के हिसाब से लॉस और प्रॉफिट की वैल्यू जो है चेंज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लॉस इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, और ये परसेंटेज एफ किस वेरिएबल में स्टोर होगा,
तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के अलावा प्रॉफिट और लॉस नाम का और वेरिएबल इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाने से आपके प्रोग्राम का जो क्लैरिटी होगा वो कम होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप जब भी प्रोग्राम बनाए तो आप कम से कम वेरिएबल यूज़ करें। हमें यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए वेरिएबल के को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लॉस हुआ, हमें जानना है कि लॉस कितने का हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, परसेंटेज ऑफ लिख दिया। अब इस परसेंटेज ऑफ का मतलब क्या है कि जो लॉस हुआ उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से अच्छा है हम यहाँ पे लिख दें CP माइनस SP। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यूजर ने जो भी कॉस्ट प्राइस दिया है उसको सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस परसेंटेज ऑफ की जगह पे आके प्रिंट हो जाएगी। ओके, उसी तरीके से जब हमें प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू परसेंटेज F, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उससे क्या होगा कि हमें जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को सेपरेट करने में जो भी वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अब चाहे तो इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं, लेकिन रन करने से पहले मैं यहाँ पे 0.2 लगा दूँ। 0.2 क्यों लगाएंगे, परसेंटेज और F के बीच में, ताकि जो हमारी वैल्यू आए वो डेसिमल के बाद हम 2 ही डिजिट चाहते हैं, इसलिए हम परसेंटेज और F के बीच में 0.2 लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ये 0.2 क्यों लगाते हैं तो मैंने पुराने वीडियोस में बताया है, आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को अब रन कर सकते हैं, हम रन करके एक बार देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या है, फिर हम स्टेज 3 में चलते हैं इस प्रॉब्लम की। तो मान लीजिए कि इस आइटम की कॉस्ट प्राइस जो है 400 है, हमने उसको सेल किया मान लीजिए 440 रुपये में। तो देखिए हमें प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या कर लिया, हमने स्टेज 2 जो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व कर लिया। अब हमें स्टेज 3 सॉल्व करना है अपनी इस प्रॉब्लम का। स्टेज 3 में क्या करना है, हमें लॉस हुआ है लेकिन कितना परसेंट का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, हमें ये बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। ओके, और जो भी आएगा आंसर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परसेंटेज। ओके, देखिए यहाँ पे अब जरूरी है कि मैं चेक कर लूँ कि ब्रैकेट मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया है। देखिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी, उसके बाद ये वैल्यू जो होगी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम परसेंटेज ऐसे निकालते हैं कि जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से हमें अगर परसेंटेज निकालना हो कि कितना प्रॉफिट हुआ तो हम इस वैल्यू को भी डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से। इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से, और जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, आई होप कि ब्रैकेट सही लगे होंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हुआ तो ये हमें बता देगा कितना प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट जो है हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। ओके, डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में, तो ये ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा है, इसको हम हटा सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा कि कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ। हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया, हमारा आंसर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये परसेंटेज 0.2 हमने लिखा है। इसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि 8.57% हम परसेंट चाहते हैं कि परसेंट भी लग के आए, परसेंट भी लिख के आए। तो परसेंटेज प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आप एक बार परसेंट लिखेंगे तो परसेंट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एक बार परसेंट का मतलब ये होता है कि आप हो सकता है कि परसेंट के बाद
आप ये हो सकता है कि परसेंट के बाद आप डी लगाने वाले हो, एफ लगाने वाले हो, इसीलिए जब आपको परसेंट प्रिंट करना होता है तो आप सी लैंग्वेज में 2 बार परसेंट लिखते हो। 2 बार परसेंट लिखने से क्या होता है, आपका परसेंटेज साइन प्रिंट हो जाता है। ओके, आई गेस कि इतना ये सॉल्व हो गया। लेकिन एक चीज़ जो रह जाती है यहाँ पे वो ये है कि मैंने प्रॉफिट या लॉस प्रिंट करने से पहले ये लाइन ऐड करी है, तो इस लाइन को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूजर ने जो कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है उसको मैंने एक बार प्रिंट करा दिया है, तो उसको हम बहुत इजीली करा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये इफ कंडीशन शुरू किया उसके पहले हम यहाँ पे लिख दे, क्या लिख दे कि प्रिंट एफ यहाँ पे लिख दूं मैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज एफ और 0.2 लगा दूं ताकि बस 2 ही प्लेस तक आए डेसिमल के बाद। उसके बाद ये हो गया कॉस्ट प्राइस। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहीं पे सेलिंग प्राइस भी प्रिंट कर लूँ मैं, तो स्लैश एन लगा दूंगा यहाँ पे। उसके बाद सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज 0.2 एफ। ओके, उसके बाद एक और स्लैश लगा दूँ ताकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन चला जाए। उसके बाद में जो पहला परसेंटेज एफ है उसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, और जो दूसरा परसेंटेज एफ है उसका मतलब है सेलिंग प्राइस। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये मैंने कैसे लिखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप एक बार पुराने वीडियोस कंसीडर कर सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने बताया है कि ये हर एक लाइन हर एक सिंबल का मतलब क्या है। ओके, चलिए अब हम प्रोग्राम अपना रन करते हैं। प्लीज़ एंटर द कॉस्ट प्राइस, तो मैंने एंटर किया 8,750। फिर प्लीज़ एंटर द सेलिंग प्राइस, तो मैंने लिखा 9,500। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8,750, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9,500 और प्रॉफिट इज इक्वल टू 8.57। तो ऐसे ही कुछ हम आउटपुट चाह रहे थे, बस स्पेस का थोड़ा इशू है, तो स्पेस आप लगा सकते हैं। जब आपने इसको प्रिंट कराया तो आप ये प्रिंट करने के लिए एक स्लैश यहाँ लगा सकते थे इसके पहले, तो आपका स्पेस जो है वो एक आ जाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये कोड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोड समझ में आया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स पोस्ट करी हैं। वो प्रॉब्लम जो है इसी पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड है। आप उन प्रॉब्लम्स को देखिए और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप डेफिनेटली वो सारी प्रॉब्लम्स भी कर पाएंगे। उन प्रॉब्लम्स को करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप जो है कोडिंग में आपका कॉन्फिडेंस जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो और जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप मुझे पोस्ट करिए ताकि मैं देख पाऊँ और मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।